नमस्कार साथियों, मैं पूर्वा पाठक आप सभी का स्वागत करती हूँ लक्ष्य ऑफिशियल की ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, जितनी आशा और उम्मीद के साथ मैं आप सभी का स्वागत कर रही हूँ, आई एम श्योर उतनी ही खुशी और उम्मीद से आप भी हमें सपोर्ट करेंगे और पसंद करेंगे। सबसे पहले तो वेरी बिग थैंक्स टू मैम, जिन्होंने हमें लक्ष्य ऑफिशियल के साथ काम करने का मौका दिया, हमें अपनी टीम में शामिल किया। आप सभी जानते हैं कि अभी तक लक्ष्य ऑफिशियल पे आप ल्यूसेंट को पढ़ रहे थे, जीएस का पोर्शन मैम पढ़ा रही थी, लेकिन अब आपके अदर एग्जाम्स जो भी अदर कॉम्पिटिशन्स की प्रेपरेशन के लिए भी हम लोग आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स की फैकल्टी को लेकर आए हैं। जैसा कि आपने देखा है, अम्बुद सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी और आगे भी और टीचर्स हमें ज्वाइन करने वाले हैं। तो आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है उसे और बेटर करने के लिए आपका सपोर्ट और हमारी मेहनत आप सबको बहुत आगे ले जाए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन हिंदी की क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं। अभी आज हम नया जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वह है संधि। जैसा कि बोर्ड पर हेडिंग मैंने लिख रखी है, हमारा आज का टॉपिक है। अगर हम इसे रिलेट करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि संधि जो टॉपिक होता है वह रिलेट करता है वाक्य का जो दूसरा अंग है, यानी कि शब्द, व्याकरण का। हमने पढ़ा है अभी तक व्याकरण के 3 अंगों की हमने चर्चा की थी। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। सबसे पहले होता है वर्ण, फिर होता है शब्द और तीसरा अंग होता है वाक्य। इनको हम अलग अलग पढ़ चुके हैं। वाक्य की अभी हम बात कर रहे थे, वाक्य के पहले प्रकारों को हमने पढ़ा। वाक्य के प्रकारों के बाद हमने वाक्य के ही अंतर्गत पढ़ा है काल टॉपिक को, कारक टॉपिक को, और इसके बाद पढ़ा है विराम चिन्ह को, विराम चिन्ह। इन टॉपिक्स को क्लियर करने के बाद मेरे हिसाब से जो वाक्य टॉपिक है वो काफी हद तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की हमारी क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं संधि, और संधि को हम रिलेट कर सकते हैं शब्द से। कैसे? आपको याद होगा, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि शब्द संरचना की 4 इकाइयां होती हैं, जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं। देखते हैं एक बार, हमने बात की थी शब्द संरचना, संरचना की इकाई। शब्द संरचना की इकाई की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि शब्द संरचना की 4 इकाइयां होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली होती है संधि, फिर है समास, उसके बाद है उपसर्ग और प्रत्यय। शब्द की हम बात करें तो शब्द की उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, इन सभी आधारों पर हम शब्दों की प्रकृति को, शब्दों के प्रकारों को तो पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं हमें नए शब्द बनाने हैं, किस प्रकार से नए शब्द बनते हैं। तो नए शब्दों के निर्माण के लिए हम 4 इकाइयों की बात करेंगे, वह है संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। इनके द्वारा ही 2 शब्दों को आपस में जोड़कर नए शब्द बनते हैं। समास द्वारा उनको एक साथ संयोजित करके शब्द बनाए जाते हैं, या फिर हम शब्दों में उपसर्ग लगाकर एक नए अर्थ को व्यक्त करते हैं और नए शब्द बनाते हैं। इसके अतिरिक्त हम प्रत्यय का भी प्रयोग करते हैं नए शब्द बनाने के लिए। तो शब्द संरचना की 4 इकाइयों में हम वापस चल रहे हैं शब्द टॉपिक पे। शब्द को और अच्छे से समझने के लिए आज इसकी पहली इकाई यानी कि संधि की क्लास को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। जो टॉपिक आज की क्लास के लिए हमारा है वह है संधि। संधि टॉपिक स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं संधि शब्द के विषय में। संधि जो हमारा शब्द होता है यह 2 शब्दों के योग से बना हुआ है स्वयं भी। कौन कौन सा? पहला है सम और दूसरा है धी। सम और धी के योग से बना हुआ है संधि, और इस संधि शब्द में आपको जो संधि देखने को मिलती है वह है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, क्योंकि कभी कभी संधि शब्द के विषय में भी पूछ लिया जाता है। तो संधि का अगर हम विच्छेद करेंगे तो यह मिलकर बना है सम और धी से, और यह उदाहरण होता है व्यंजन संधि, या फिर ये इस प्रकार की संधि आती है व्यंजन संधि के अंतर्गत। अब हम संधि शब्द की चर्चा करते हैं टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तो हम देखते हैं संधि शब्द के अर्थ की अगर हम बात करें तो संधि का क्या अर्थ होता है। संधि का अर्थ आपने ऐसे भी नॉर्मली भी सुना होगा, अपनी रेगुलर लैंग्वेज में भी सुना होगा। संधि की जब हम बात करते हैं तो वहां हम बात करते हैं योग की, या फिर समझौते की बात करते हैं, एक प्रकार के जोड़ की बात करते हैं। तो अगर हम संधि के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो हम कह सकते हैं संधि का अर्थ होता है मेल, योग, जोड़ या फिर समझौता।
यहाँ पर बात निकल के आ रही, क्योंकि आपको पता है संधि क्या है, शब्द संरचना की इकाई है, अर्थात क्या होगा, शब्दों का योग होगा और उससे नए शब्द बनाए जाएंगे। और संधि का आपने शाब्दिक अर्थ क्या देखा है, मेल, योग, जोड़ या फिर समझौता। अर्थात यहाँ पर बात किसकी हो रही है, जुड़ने की बात हो रही है, योग करने की बात हो रही है। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि योग करने के लिए क्या चाहिए, कम से कम एक से अधिक शब्द। एक शब्द तो ऑलरेडी वर्णों के योग से मिलकर बना है, अब वर्णों का योग हुआ है तो एक शब्द बन चुका है। अब हम यहाँ पर शब्दों के योग की बात करेंगे और उनसे नए शब्द का निर्माण करेंगे। तो योग की अगर बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हम दो शब्दों की बात करेंगे और विराम चिन्हों के अंतर्गत हम योग के चिन्ह को पढ़ चुके हैं। इस प्रकार जो हमारा प्लस का मार्क होता है वह होता है योग का चिन्ह। इसके बाद हमने तुल्यता सूचक चिन्ह की भी बात की थी और यह भी बात की थी कि इसका प्रयोग संधि में किया जाता है। इन दो शब्दों के योग से जो एक नया शब्द बनेगा वह होगा संधि पद, या फिर जो भी हमारा नया शब्द बनेगा। अब हम बात करें क्योंकि मेल या फिर जोड़ की, तो इसमें क्या होगा, दो शब्द होंगे, उनका जोड़ किया जाएगा, उनका मेल किया जाएगा और एक नया शब्द बनेगा। तो इस प्रकार होगी हमारी संधि। तो अगर हम संधि को परिभाषित करना चाहें, संधि की परिभाषा की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि दो शब्दों के योग से या फिर दो शब्दों के अंतर्गत वर्णों के योग से बनने वाले शब्द या वर्णों के योग की प्रक्रिया संधि कहलाती है। लेकिन यहाँ पर एक और याद रखने वाली बात है, वह क्या है, चलिए देख लेते हैं। आपको पता है जो संधि होती है वह कहाँ होती है, दो शब्दों में होती है। लेकिन सिर्फ इतना ही जानना आवश्यक नहीं है कि संधि दो शब्दों में होती है। संधि, मैंने पूछा संधि कहाँ पर होती है, अर्थात यह हो गया हमारा प्रथम शब्द या हम कहें प्रथम पद, और यह हो गया हमारा द्वितीय पद। और क्योंकि यहाँ पर दो की ही बात हो रही है तो इसे हम प्रथम पद और इसे अंतिम पद के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। तो यह है प्रथम पद और संधि होती है यहाँ पे और यहाँ पे, अर्थात प्रथम पद के अंतिम वर्ण, प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण। याद रखिए इस चीज को, जो हम संधि की बात करते हैं दो शब्दों का योग होता है और ये योग कहां पर होता है, मैं स्थान की बात करूं तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों के बीच में योग होता है और इनके योग से एक विकार उत्पन्न होता है, कुछ बदलाव होता है और इसे हम संधि के नाम से जानते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि सिर्फ दो वर्णों के योग से या योग की प्रक्रिया को संधि कहते हैं, तो ये डेफिनेशन पूरी तरीके से उचित नहीं होगी। इसके लिए संधि की अगर हम बात करें, इसकी परिभाषा की बात करें, तो हमें कहना चाहिए कि दो वर्णों के योग से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो अगर हम संधि को डिफाइन करना चाहेंगे तो हम कहेंगे, इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं दो वर्णों के योग से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। संधि कहलाता है। ये तो हो गई संधि की डेफिनेशन कि जब भी हमारे दो शब्दों का योग की बात हम करते हैं तो उन दो शब्दों के अंतर्गत प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इनके बीच में योग होता है और इनके योग से जो भी विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अभी अगर हम पहले की बात करें, हम सिर्फ दो वर्णों के योग की बात करें या दो शब्दों के योग की बात करें तो उसे संधि नहीं कहते हैं। इसे चलिए हम एक एग्जाम्पल से और अच्छी तरीके से समझते हैं, ये चीज आप याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि दो शब्दों का योग हो रहा है, तो यह योग किस प्रकार से हो रहा है। मान लीजिए आपके जो दो शब्द हैं, हम एक उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। दो शब्द हैं, पहला शब्द है आपका नील और दूसरा शब्द है कमल, और आपने इन दो शब्दों का योग किया और आपको नया एक शब्द प्राप्त हुआ, वह है नील कमल। नील कमल, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, दो शब्दों का योग तो हुआ है लेकिन उनमें क्या हुआ है, शब्द का निर्माण हुआ है, लेकिन कहीं पर कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात कोई भी बदलाव हमें देखने को नहीं मिला है। जैसे इन शब्दों का योग किया गया और इन दो शब्दों को मिलाकर एक साथ लिख दिया गया। शब्द संरचना की बहुत सारी इकाइयां, उसमें हम शब्दों को मिलाते हैं, यह एक समास का उदाहरण होगा। इसमें संधि देखने को हमें नहीं मिल रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से आप संकर शब्द की भी बात करें तो वहां पर हम बहुत शब्द देखते हैं, शब्दों का योग किया जाता है, कई शब्द होते हैं, शब्दों का योग किया गया और इन शब्दों के योग से यहाँ पर भी एक नया शब्द बन गया, रेलगाड़ी। अब यहाँ पर क्या हुआ, शब्दों का तो योग हुआ लेकिन इनमें ना ही कोई विकार उत्पन्न हुआ,
तो इस प्रकार के हम शब्द योग को संधि नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी हमने शब्द का योग किया, मान लीजिए हम एक शब्द कहते हैं गज और दूसरा शब्द हमने लिया है आनन। अब इन दोनों का हम योग कर रहे हैं और यहाँ पर क्या आपका रिजल्ट निकल के आ रहा है, गजानन। अर्थात गज का जा और आनंद के आ में जब योग हुआ तो उनमें विकार उत्पन्न हुआ, दोनों सम्मिलित रूप से जा के ऊपर इस दीर्घ आ की मात्रा लगी और इस प्रकार एक नए शब्द का निर्माण हुआ और इसे ही हम संधि के नाम से जानते हैं। तो इस बात को समझाने का, इस बात को कहने का मतलब यह है कि जब दो शब्दों के योग से यदि कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उस उदाहरण को या फिर उस शब्द योग को हम संधि नहीं कह सकते। जब दो शब्दों के योग से कहीं ना कहीं इस जो आपकी डेफिनेशन है थोड़ी सी हो सकता है आपको न्यू लगे, क्योंकि अभी तक आपने शब्दों के योग की बात की, वर्णों के योग की बात की, लेकिन याद रखिएगा वर्णों के योग से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। जब भी दो वर्णों का योग होगा उनके योग से कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न होगा। संधि के जितने भी नियम हैं उन सब में कहीं ना कहीं विकार की बात की गई है। नॉर्मली सिर्फ शब्दों का योग करके उन्हें साथ लिख देने को हम संधि नहीं कह सकते जब तक उन शब्दों के योग से, चाहे स्वर का स्वर से योग हो या व्यंजन या फिर विसर्ग की बात करें, कोई ना कोई विकार उत्पन्न होता है, शब्द में कोई ना कोई परिवर्तन होता है, उसे ही हम संधि की संज्ञा देते हैं। तो ये तो हो गई पहली बात संधि के विषय में कि वर्णों का जो भी शब्द होते हैं प्रथम पद के अंतिम वर्ण में और द्वितीय पद के प्रारंभिक वर्ण में हम योग करते हैं और उसके बाद हमें एक विकृत, इन दोनों शब्दों से कुछ विकृत या फिर उनके अंदर उनके बीच में विकार उत्पन्न होकर एक नया शब्द प्राप्त होता है, तो इसे हम संधि के नाम से जानते हैं। और यह हो गया संधि का उदाहरण। नीलकमल और रेलगाड़ी संधि का उदाहरण नहीं होगा। गजानन, क्योंकि यहाँ पर विकार यहीं पर आपको देखने को मिला है, तो इस प्रकार यह क्या होगा, संधि का उदाहरण होगा। तो यह तो हो गई संधि क्या होती है। संधि के बाद अब हम बात करते हैं जितने भी आपको उपसर्ग या फिर प्रत्यय भी देखने को मिलते हैं। ये तो हो गई समास की बात। उपसर्ग या फिर प्रत्यय के भी आप क्या बात करते हैं कि शब्द संरचना इनके द्वारा भी होती है। तो इन उदाहरणों के अंतर्गत भी कहीं कहीं पर संधि देखने को मिलती है और कहीं कहीं पर संधि देखने को नहीं मिलती है। किस तरीके से, मान लीजिए हम एक एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। एक हम उपसर्ग की बात करते हैं। मान लीजिए हमारा कोई उपसर्ग है, वह है आपका उपसर्ग है सु और इसमें आपने योग किया पुत्र का और नया आपका शब्द बना है सुपुत्र। इस उदाहरण के अंतर्गत आपको योग तो देखने को मिल रहा है, उपसर्ग का योग किया है, एक शब्द के अंतर्गत एक नए शब्द का निर्माण भी हुआ है, लेकिन यह संधि का उदाहरण नहीं है। वहीं पर यदि आप बात करते हैं, एक उपसर्ग है अति और शब्द लिया है अधिक, तो इस प्रकार का जहां पर आपको अति और अधिक का आपने योग किया तो तुरंत जो आपका नया शब्द बना है वह है अत्यधिक। इसमें क्या है, आपको एक विकार देखने को मिल रहा है, तो यह क्या होगा, संधि होगा। तो शब्द का योग जरूरी नहीं है कि संधि के द्वारा ही हो, कभी कभी शब्द ऐसे भी युग्म हो जाते हैं, ऐसे ही जुड़ जाते हैं, लेकिन वहां पर संधि की बात नहीं होती है। तो याद रखिएगा, जहां पर भी विकार उत्पन्न होता है हम सिर्फ उसे ही संधि के नाम से जान सकते हैं। तो ये तो हो गई संधि की बात। इसके बाद हम देखते हैं संधि के विषय में एक और बात याद रखने वाली है, एक छोटा सा पॉइंट है, उसे भी यहीं पर सुन लीजिए, समझ लीजिए। संधि की अगर बात करें तो संधि सदैव तत्सम शब्दों में ही होती है। तत्सम शब्द जो होते हैं आपके, संधि सदैव तत्सम शब्दों में ही होती है। इस चीज को याद रखिएगा, एक ये याद रखने वाली बात है। संधि के अंतर्गत एक पॉइंट, एक फैक्ट आप जो भी कह के इसे समझ लें, लेकिन संधि क्या होती है, सदैव तत्सम शब्दों में ही होती है। कोई भी तद्भव शब्द होगा या कोई भी संकर शब्द होगा, उनके बीच आपको संधि देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम संधि के प्रकार की बात करते हैं, संधि किस प्रकार से होती है और उसके बाद संधि के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पर हमने प्रकार शब्द कहते हुए भी दो तरीके की बातें की हैं, अर्थात हम पहले बात करेंगे प्रकार की, हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर संधि के प्रकार नहीं, संधि कितने प्रकार की होती है यह नहीं बात कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं संधि कितने प्रकार से होती है। अर्थात संधि के
प्रकार, संधि के प्रकारों की बात करें तो आपने अभी तक संधि के 3 प्रकार पढ़े होंगे, लेकिन हम यहाँ प्रकार की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं संधि कितने प्रकार से होती है। अगर प्रकार से की हम बात करते हैं तो वहां पर क्या होगा, संधि जो होती है वो हमारी 2 प्रकार से होती है। 2 प्रकार से संधि की प्रक्रिया 2 प्रकार से हमें देखने को मिलती है। पहली जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं प्रधान संधि, और दूसरी प्रकार की जो संधि हमें देखने को मिलती है उसे हम कहते हैं गौड़ संधि। गौड़ संधि, प्रधान संधि और गौड़ संधि। क्या होती है प्रधान संधि और गौड़ संधि, चलिए देखते हैं। पहले हम बात करते हैं प्रधान संधि की, यहाँ हम प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। पहले हम बात करते हैं प्रधान संधि की। तो इसमें क्या होता है, जब आपको पता है संधि क्या होती है, 2 शब्दों के बीच में जो भी आपके वर्ण होते हैं, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रारंभिक वर्ण, इन दोनों के बीच में योग होता है। और जब इन 2 शब्दों के बीच में योग होता है और जो आपका परिवर्तन होता है, जो भी विकार होता है, वो आपको यहीं पर देखने को मिलता है। जहां पर आपके योग हो रहा है वहीं पर यदि आपको परिवर्तन देखने को मिलता है तो इस प्रकार की संधि को हम कहते हैं प्रधान संधि। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं गौड़ संधि की, वहीं अगर हम बात करते हैं गौड़ संधि की, तो गौड़ संधि में क्या होता है, जो भी आपके 2 शब्द होंगे उनका योग तो शब्दों के अंतर्गत यदि संधि हो रही है तो योग का नियम तो यही है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, यहीं पर आपको योग देखने को मिलेगा। ये योग यहाँ पर हो और इसका जो रिजल्ट हो, इसका जो भी परिणाम हो, वो परिवर्तन यहाँ तो हो ही, इसके साथ ही जो भी आपका शब्द होगा उसमें किसी और वर्ण के अंतर्गत भी आपको परिवर्तन देखने को मिले। अर्थात जो आपके योग से जो भी परिवर्तन हो वो इस स्थान के अतिरिक्त कहीं और भी आपको देखने को मिले, तो इस प्रकार की संधि को गौड़ संधि के नाम से जानते हैं। चलिए एग्जाम्पल इसे और स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करते हैं। पहले देख लेते हैं प्रधान संधि को। प्रधान संधि में हमने क्या कहा है कि शब्दों के अंतर्गत जहां पर योग हो, परिवर्तन वही देखने को मिले। शब्दों की संधि में जहां पर योग हो वही परिवर्तन देखने को मिले, वही परिवर्तन हो, तो इसे प्रधान संधि कहते हैं। प्रधान संधि कहते हैं कि जहां पर हम शब्दों का योग कर रहे हैं वहीं पर परिवर्तन मिल रहा है। जैसे अभी आपने एक उदाहरण देखा था, गज धन आनंद, और इसका जो आपने योग किया, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इनका योग किया और जो आपका रिजल्ट मिला वह भी यहीं पर देखने को मिला। अर्थात जो आपका ज था इसमें ही दीर्घ आ की मात्रा आपको देखने को मिली और नया शब्द बना गजानन। वहीं अगर हम किसी दूसरे शब्द की बात करें, मान लीजिए हम एक और शब्द ले लेते हैं, वह है कवि धन इंद्र, और यहाँ पर आपका प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों के बीच में योग हुआ और यह परिवर्तन आपको यहीं पर देखने को मिल रहा है, कविंद्र। यानी कि ये जो वह है इसी पर दीर्घ मात्रा लगा दी गई है और परिवर्तन क्या हुआ है, इसी स्थान पर देखने को मिला। तो इस प्रकार की संधि को हम प्रधान संधि के नाम से जानते हैं कि जहां पर प्रक्रिया हो रही है, जहां पर योग हो रहा है, वो परिवर्तन भी हमें वही देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार की संधि कहलाती है प्रधान संधि। अब हम बात करते हैं गौड़ संधि की। गौड़ संधि क्या होती है? अगर हम बात करते हैं गौड़ संधि की, गौड़ संधि को ही हम छद्म संधि के नाम से भी जानते हैं। छद्म संधि, गौड़ संधि की हम बात करें तो ऐसी स्थिति में शब्दों में जहां पर योग हो, परिवर्तन उसके साथ साथ अन्य स्थान पर भी देखने को मिले, तो इस प्रकार की संधि को गौड़ संधि कहते हैं। देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन भी। शब्दों के योग में परिवर्तन योग के स्थान के साथ किसी अन्य वर्ण में भी हो
तो इसे गौड़ संधि कहते हैं, गौड़ संधि कहते हैं। एग्जाम्पल से इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। आपका उदाहरण है, शब्द है राम और अयन। बहुत ही प्रचलित, बहुत ही फेमस वर्ड है ये है राम और अयन। जब हम इनका योग करते हैं, आप देख रहे हैं योग कहाँ पर हो रहा है, प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है म और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है अ, इनमें योग कर रहे हैं और योग से हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, म, यहाँ पर भी एक आ है और यहाँ पर भी एक आ है, इन दोनों का योग होगा, दीर्घ हो जाएगा, अर्थात म के ऊपर इस आ की एक मात्रा लग जाएगी, तो शब्द जो आपका बनेगा वह बनना चाहिए रामायण, इस प्रकार से। लेकिन क्या होता है, जब भी हम राम और अयन की संधि करते हैं तो यहाँ पर जो आपका शब्द बनता है वह बनता है रामायण। तो आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर संधि तो यहाँ इस स्थान पर हुई है, माँ और आ, यहाँ पर संधि हुई है, लेकिन इस संधि का कुछ प्रभाव आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, शब्द के अंतिम वर्ण में भी देखने को मिल रहा है। अर्थात संधि यहाँ पर हुई लेकिन परिवर्तन कहां पर हुआ, अंतिम वर्ण में भी आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लेकिन संधि का नियम क्या कहता है कि परिवर्तन कहां होगा, संधि कहां होती है, जो प्रथम पद है उसके अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में। लेकिन आपको परिवर्तन कहां दिख रहा है, द्वितीय पद के अंतिम वर्ण में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार की जो संधि होती है इसे हम गौड़ संधि के नाम से जानते हैं। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका श्रो धन अन। श्रोधन अन आपका एग्जाम्पल है और इससे शब्द क्या बनता है, श्रवण। इसमें भी क्या है, आपका ओ और इसका आ का योग हुआ है और इसमें क्या है, जो आपका परिवर्तन है वो आपको अंतिम वर्ण में भी देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार की संधि को भी हम गौड़ संधि या छद्म संधि के नाम से जानते हैं, जहां पर परिवर्तन योग के स्थान के साथ साथ अंतिम जो शब्द होता है उसके किसी अन्य वर्ण में भी देखने को मिलता है, उसे हम गौड़ संधि के नाम से जानते हैं। तो यह था संधि का प्रकार, अर्थात हम क्या बात कर रहे थे कि संधि कितने प्रकार से होती है, कितने प्रकार की होती है, ये तो अब हम आगे बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं संधि के प्रकार को, यानी कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार की हम बात करें तो आप सभी ने सुना होगा, देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, संधि क्या होती है, 3 प्रकार की होती है। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे 3 प्रकार से कैसे होती है, किन किन प्रकार के वर्णों का हम योग करते हैं। तो चलिए इसे अच्छे से समझने के लिए एक बात हम देख लेते हैं। यहाँ हमने क्या बात की है कि 2 वर्णों के योग से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। अब हम अगर बात कर रहे हैं वर्णों की, तो आपको पता है हमारी जो वर्णमाला है उसमें कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, हम पढ़ते हैं ऐसे तो 2 प्रकार के वर्ण। पहला जो प्रकार है वह है स्वर और दूसरा जो प्रकार है वह है व्यंजन। लेकिन आपको याद होगा वर्णमाला में चर्चा की थी, तब भी हमने बात की थी और यहाँ पर फिर से उस बात को रिपीट करते हैं कि जो आपके वर्ण होते हैं, कहने को तो वो 2 प्रकार के होते हैं, स्वर के अंतर्गत कुछ वर्ण आते हैं, फिर व्यंजन के अंतर्गत कुछ वर्ण आते हैं। लेकिन हमने बात की है अयोगवाह की भी। अयोगवाह क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है, ना तो इन्हें स्वर में स्थान प्राप्त है और ना ही इन्हें व्यंजनों में स्थान प्राप्त है। तो लेकिन भले ही इन्हें व्यंजन या स्वर में स्थान ना प्राप्त हो, लेकिन फिर भी यह वर्णों के अंतर्गत आते हैं। और क्योंकि यहाँ पर हम 2 वर्णों के योग की बात कर रहे हैं तो हम अयोगवाह को भी उसमें जरूर सम्मिलित करेंगे। तो अगर हम वर्णों की बात करते हैं तो कितने प्रकार के आपको वर्ण मिले, सबसे पहले तो स्वर मिले, इसके बाद मिले व्यंजन और तीसरा जो है अयोगवाह। आपको पता है अयोगवाह, स्वर में तो सारे स्वर आ गए, व्यंजन में सारे व्यंजन आ गए। अगर हम बात करते हैं अयोगवाह की, तो आपको पता है अयोगवाह 2 होते हैं। पहला होता है अनुस्वार और दूसरा होता है विसर्ग। पहला है अनुस्वार और दूसरा होता है विसर्ग। अब हम स्वर के योग की बात करेंगे, व्यंजन के योग की बात करेंगे और यहाँ पर अयोगवाह में 2 आ गए, एक अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। तो याद रखिएगा यह जो अनुस्वार है इसकी हम चर्चा करेंगे व्यंजन के अंतर्गत ही। व्यंजन के अंतर्गत ही नियम आते हैं जिनमें हम अनुस्वार की संधि का भी चर्चा करते हैं। तो बचा हमारे पास क्या, विसर्ग, यानी कि ये जो वर्ण होंगे उनके सम्मिलित होने की जो उनके योग की जो प्रक्रिया होगी वो हम 3 प्रकार के वर्णों के अंतर्गत देखेंगे। पहला हो गया हमारा स्वर, दूसरा हो गया व्यंजन और तीसरा जो प्रकार हो गया वह हो गया
विसर्ग। अब हम यहाँ पर संधि की जो चर्चा करेंगे वह इन 3 प्रकार के वर्णों के ही अलग अलग रूप से संयोजित होने, संयोग होने की प्रक्रिया की बात करेंगे। तो स्वर, व्यंजन और विसर्ग वर्णों की जब हम बात करेंगे तो हम देखते हैं कि जब संधि होती है तो इन्हें हम कैसे योग कर सकते हैं, इनका योग किस किस प्रकार से हो सकता है। तो अगर हम इस योग की प्रक्रिया को समझना चाहेंगे तो हम कहेंगे कि सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, स्वर का योग स्वर से कर सकते हैं, स्वर का स्वर से योग करेंगे। फिर हम क्या कर सकते हैं, स्वर का योग व्यंजन से कर सकते हैं, स्वर का योग व्यंजन से कर सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, स्वर का योग विसर्ग से कर सकते हैं। आप ध्यान रखिए, अगर आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा है तो मैं उसे अभी इसी क्लास में भी क्लियर कर दूंगी। आप बस इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, आप इस क्लास को ध्यान से देखते रहिए, सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बस इस आप एक तरीके को समझिए, पढ़ाने का तरीका क्या है। स्वर का स्वर से योग हो सकता है, स्वर का व्यंजन से योग हो सकता है, और इसके बाद हम बात कर सकते हैं, अगर हम योग की ही बात करें तो स्वर का योग हम किससे कर सकते हैं, विसर्ग से। फिर हम बात करते हैं क्या, स्वर 3 प्रकार से योग हो गया। फिर हम बात करते हैं व्यंजन की, तो व्यंजन का हम योग कर सकते हैं स्वर के साथ, व्यंजन का हम योग कर सकते हैं व्यंजन के साथ, व्यंजन के साथ, और फिर व्यंजन का हम योग कर सकते हैं, व्यंजन का हम योग कर सकते हैं विसर्ग के साथ, विसर्ग के साथ। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं विसर्ग की बात करें तो विसर्ग का हम योग कर सकते हैं स्वर के साथ, विसर्ग का हम योग कर सकते हैं व्यंजन के साथ, और विसर्ग का हम योग कर सकते हैं विसर्ग के साथ, विसर्ग के साथ। तो आप 3 प्रकार के वर्णों की यहाँ बात कर रहे थे। पहले स्वर का योग हमने तीनों से किया, व्यंजन का योग तीनों से किया, और फिर विसर्ग का योग तीनों से कर दिया। तो इस प्रकार से जो संधि का प्रकार होना चाहिए, या हम शब्दों के जो भी आपके वर्ण होंगे उनके संयोग की बात करेंगे तो ये 9 प्रकार से इनका योग होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब ये पढ़ने के बाद अब इस चीज को आप ध्यान से सुनिएगा, हम क्या बात कर रहे हैं। ये जो योग होता है ये सिर्फ 6 प्रकार से होता है। किस तरीके से, स्वर को स्वर से हम योग कर सकते हैं, सही है, स्वर को हम व्यंजन से योग कर सकते हैं, लेकिन स्वर को विसर्ग से हम योग नहीं कर सकते। क्यों, अभी पता चलेगा। व्यंजन को स्वर से योग कर सकते हैं, व्यंजन को व्यंजन से योग कर सकते हैं, लेकिन व्यंजन को विसर्ग से योग नहीं कर सकते। फिर उसी प्रकार विसर्ग को स्वर से योग कर सकते हैं, विसर्ग को व्यंजन से योग कर सकते हैं, लेकिन विसर्ग को विसर्ग से योग नहीं कर सकते। बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज खुद ही आ गई होगी कि विसर्ग को स्वर को विसर्ग से, व्यंजन को विसर्ग से और विसर्ग को विसर्ग से हम योग क्यों नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इस चीज को आप समझिए ऐसा क्यों है। देखिए, आपको पता है संधि कहाँ होती है, 2 शब्दों के मध्य संधि होती है। प्रथम जो आपका पद है उसका अंतिम वर्ण, और द्वितीय जो पद है उसका प्रथम वर्ण। अब आप सोचिए, स्वर का यहाँ इस प्रथम पद के अंत में स्वर हो सकता है, द्वितीय पद के प्रारंभ में स्वर हो सकता है, प्रथम पद के अंत में स्वर व्यंजन कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। लेकिन आप यह बात जानते हैं कि कोई भी हमारी वर्णमाला, हम अपने हिंदी शब्दकोश की बात करें तो कोई भी ऐसा वर्ण, कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो विसर्ग से प्रारंभ होता हो। आप सभी को पता है कोई भी शब्द होता है, मान लीजिए आपके जो शब्द आते हैं जैसे प्रातः, तो इसमें विसर्ग कहाँ है, इसके अंत में आपको देखने को मिलता है। कहीं पर भी आप विसर्ग लगाते हैं तो वह सदैव शब्द के अंत में लगता है। कोई भी ऐसा शब्द नहीं होता जो विसर्ग से प्रारंभ होता हो। इसलिए हम स्वर्ग का विसर्ग से योग नहीं कर सकते, क्योंकि संधि का नियम क्या कहता है, संधि होनी है प्रथम पद के अंतिम वर्ण, द्वितीय पद के प्रारंभिक वर्ण में, और शब्दकोश में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जो विसर्ग से प्रारंभ हो रहा हो। इसलिए यह स्थिति पॉसिबल नहीं होती कि हम यहाँ पर स्वर हो, व्यंजन हो, विसर्ग हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कभी भी विसर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि विसर्ग से प्रारंभ होने वाले शब्द निर्मित ही नहीं होते। ऐसा कोई शब्द नहीं होता जो विसर्ग से प्रारंभ हो रहा हो। इसलिए ना तो स्वर्ग का विसर्ग से योग कर सकते हैं, ना ही व्यंजन का विसर्ग से योग कर सकते हैं, और ना ही विसर्ग का विसर्ग से योग कर सकते हैं। विसर्ग इसके अंत में तो हो सकता है, किसी शब्द के प्रारंभ में विसर्ग कभी भी नहीं हो सकता। तो अगर हम बात करें, वापस आते हैं, अगर हम बात करें संधि के प्रकार की, तो अब यहाँ से एक चीज तो क्लियर है कि योग कैसे होगा, स्वर का स्वर से, स्वर का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से, व्यंजन का व्यंजन से, विसर्ग का स्वर से और विसर्ग का व्यंजन से योग होगा। अब इसे हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ आप कहेंगे कि हमने 6 प्रकार की बात कर ली, संधि तो 3 प्रकार की होती है। तो सही है, संधि 3 प्रकार की होती है। यहाँ पर हम उन वर्णों की बात कर रहे थे कि वर्णों को हम किस प्रकार से योग कर सकते हैं। अब अगर हम इनको एक साथ करते हैं और देखते हैं कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि क्या होती है, तो जब हम
स्वर का स्वर से योग करते हैं तो इस प्रकार की जो संधि होती है वह कहलाती है स्वर संधि। स्वर का स्वर से योग करेंगे और संधि क्या कहलाएगी? स्वर संधि। फिर हम स्वर का व्यंजन से योग करें या फिर व्यंजन का स्वर से योग करें और व्यंजन का व्यंजन से योग करें, इन तीनों प्रकार की जो संधि, याद रखिएगा यह संधि नहीं होती। जब कोई भी शब्द आपका स्वर का व्यंजन से योग होगा, व्यंजन का स्वर से योग होगा और व्यंजन का व्यंजन, तो ये तीनों ही प्रकार का जो योग होगा वह जाएगा व्यंजन संधि के अंतर्गत। व्यंजन संधि के अंतर्गत। और इसके बाद क्या बचा? विसर्ग का स्वर से योग और विसर्ग का व्यंजन से योग। तो इस प्रकार का जो योग होगा वह जाएगा विसर्ग संधि के अंतर्गत। तो हो गई आपके संधि के प्रकार कितने होते हैं? संधि के प्रकार 3 होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आता है स्वर संधि, जिसमें आप देखते हैं स्वर का स्वर से योग होता है। फिर आता है व्यंजन संधि, जिसके अंतर्गत आप देखते हैं स्वर का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से और व्यंजन का व्यंजन से योग होता है। फिर तीसरा जो प्रकार है वो है विसर्ग संधि, जिसमें आप देखते हैं विसर्ग का स्वर से या फिर विसर्ग का व्यंजन से योग होता है। तो यह तो हो गए आपके संधि के 3 प्रकार। संधि के 3 प्रकार हो गए। पहला हो गया स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरे प्रकार की जो संधि है वह है विसर्ग संधि। इन सभी संधि के अंतर्गत हम 6 प्रकार से वर्गों को, जो भी वर्ण होते हैं उनका योग करते हैं। इसको आपने अभी इस चार्ट के थ्रू समझा होगा। स्वर संधि की अगर हम डेफिनेशन की बात करें स्वर संधि की, कि जब 2 स्वर वर्णों का योग हो उससे जो विकार उत्पन्न होता है, या 2 स्वर वर्णों के योग से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। इसके बाद एक स्वर और एक व्यंजन, या फिर एक व्यंजन एक स्वर, या फिर 2 व्यंजन वर्णों के योग से उत्पन्न विकार व्यंजन संधि कहलाता है। और विसर्ग संधि की हम बात करें तो विसर्ग का स्वर और व्यंजन से के योग से उत्पन्न विकार विसर्ग संधि कहलाता है। तो यह तो हो गया आज की क्लास हमारी, जिसमें हमने पढ़ा संधि क्या होती है। 2 वर्णों के योग से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। आप इस विकार शब्द को बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए। सिर्फ शब्दों का 2 वर्णों का योग संधि नहीं होता, उन दोनों वर्णों के योग से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। फिर हमने बात की संधि जो होती है आपकी 2 प्रकार से होती है। पहली होती है प्रधान संधि और दूसरी होती है गौड़ संधि। फिर इसके बाद हमने बात की कि जो वर्णों के योग की हम बात करते हैं, वर्ण होते हैं आपके 3 प्रकार के, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, और इसके बाद आते हैं आपके अयोग व। उनके अंतर्गत हमने बात की विसर्ग की। और 3 प्रकार की जो संधि होती है हमारी, वो हमारे पास निकल के आ गई है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। वो है स्वर संधि। स्वर संधि। स्वर संधि की हम बात करें, जो वर्ण होते हैं 3 प्रकार के वर्ण, या 3 प्रकार से जब हम योग इनका करते हैं, किस प्रकार से योग होता है इसको हम पहले देख चुके हैं। तो वहां से हमें एक बात तो पता चल गई थी कि स्वर संधि में क्या होता है, स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से योग होता है। तो इस प्रकार की संधि को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो अगर हम स्वर संधि को डिफाइन करना चाहेंगे, इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, तो हम कह सकते हैं 2 स्वर वर्णों के योग से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि कहलाता है। अर्थात स्वर का स्वर से योग हो रहा हो और इन स्वरों के योग से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। एक चीज जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से उसे देख लीजिए। हमने क्या बात की थी कि जो भी आपके 2 शब्द होते हैं उनका योग होता है, तो यह योग कहाँ पर होता है? प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में योग होता है। और इसका रिजल्ट निकल के आता है, कुछ विकृत हो जाता है, इस स्थान पे कुछ विकार उत्पन्न होता है और एक नया शब्द बनता है जिसे हम संधि पद के नाम से जानते हैं। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इनका योग होता है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं स्वर संधि की, अर्थात यहाँ क्या होगा, जो आपका शब्द, कोई भी शब्द होगा, इसका यह वर्ण जो होगा वह भी स्वर होगा, और जो द्वितीय शब्द होगा उसका प्रथम वर्ण भी क्या होगा? स्वर होगा। अर्थात स्वर के स्वर से योग से, स्वर के स्वर से योग से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। यहाँ पर भी स्वर है और यहाँ पर भी स्वर है, तो इन 2 स्वरों के योग से उत्पन्न विकार को हम स्वर संधि के नाम से
जानते हैं। अब आपको पता है जो हमारे हिंदी में स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर हम पढ़ते हैं। हमारे हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, अर्थात यह जो आपका प्रथम पद होगा इसमें भी 11 में से कोई भी स्वर हो सकते हैं, और जो द्वितीय होगा इसमें भी 11 में से कोई भी स्वर हो सकते हैं। तो यहाँ पर 11 में कोई भी स्वर और इधर भी 11 में कोई भी स्वर, तो इनका योग कितने प्रकार से हो सकता है, टोटल 11 × 11 121 टाइप्स, यानी कि 121 प्रकार से इन स्वरों का हम योग देख सकते हैं। प्रत्येक स्वर 11 इधर के और 11 इधर के, बारी बारी से अगर हम एक एक स्वर का एक एक स्वर से योग कराते रहे तो कुल कितने प्रकार से योग हो जाएगा, 121 प्रकार से हमें योग देखने को मिलता है। और इन्हीं स्वर के इन प्रकारों के योग को ही हम सम्मिलित करते हैं 5 प्रकार के योग के अंतर्गत। अर्थात होता तो यह योग स्वर का स्वर से योग तो हो सकता है 121 प्रकार से, लेकिन इन्हें ही हम अलग अलग प्रकार की स्वर संधियों के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो अगर हम यहाँ से हमारी बात निकल के क्या आती है कि इस 121 प्रकार के योग को ही हम विभक्त करते हैं 5 प्रकार में, यानी कि जो हमारी स्वर संधि होती है वह कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। ये तो हो गई स्वर संधि की डेफिनेशन। क्या होता है, 2 स्वर वर्णों के योग से, या फिर हम कहें एक स्वर वर्ण का दूसरे स्वर वर्ण के योग से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। और स्वर संधि के प्रकार की बात करें, स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं, तो स्वर संधि के प्रकार होते हैं 5। कौन कौन से प्रकार होते हैं, सबसे पहले होती है आपकी अगर हम स्वर संधि के 121 जो प्रकार 121 प्रकार से जो योग होता है उन्हें हम 5 के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो पहली जो हमारी स्वर संधि होती है वह होती है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरी जो हमारी संधि है वह होती है गुड़ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि। तीसरे प्रकार की जो हमारी संधि है वह है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। चौथा जो प्रकार है वह होता है यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि। और 5वां जो प्रकार होता है वह होता है अयादि स्वर संधि। अर्थात इस 121 प्रकार के योग को हमने विभक्त किया है 5 प्रकार में। कौन कौन सी आपकी संधि होती है, सबसे पहले होती है दीर्घ स्वर संधि, फिर है गुड़ स्वर संधि, तीसरा जो प्रकार है वह है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यड़ स्वर संधि, और 5वां जो प्रकार है वह है अयादि स्वर संधि। तो स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, इन 5 प्रकार को आप नोट कर लीजिएगा। ये इसके 5 नाम हैं। अब हम इनके एक एक प्रकार की बात करेंगे। पहले हम स्वर देख लेते हैं, फिर हम इनको किस प्रकार से हमें योग करना है इसे समझेंगे, और उससे हम पहुंचेंगे अपनी एक एक संधि पर। आपको पता है हमारे हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। तो कौन कौन से आपके स्वर होते हैं, ए, ओ। जो आपके स्वर होते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ, ये हैं आपके 11 स्वर। और इन्हीं 11 स्वरों का हम इन्हीं 11 स्वरों से अलग तो ये हैं 11 प्रकार के स्वर। 11 स्वरों की हम बात कर रहे थे, और इन्हीं स्वर का जब इन्हीं स्वरों से हम योग करते हैं तो इस प्रकार की संधि स्वर संधि में आती है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि इनका योग कैसे हो सकता है 121 प्रकार से, और उन्हें हमने विभक्त किया है 5 प्रकारों में। तो सबसे पहला जो हमने प्रकार पढ़ा है वह पढ़ा है दीर्घ स्वर संधि। किस प्रकार होती है दीर्घ स्वर संधि, आइए स्वर में समझते हैं हम। दीर्घ स्वर संधि में आपको याद होगा जब हमने स्वर के वर्गीकरण की बात की थी तो वहां पर हमने बताई थी एक बात, जाति के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण को हमने पढ़ा था, और उसमें पढ़ा था 2 प्रकार से। पहले जो आपके स्वर थे वे थे सजातीय स्वर, और दूसरे प्रकार जो हमने पढ़ा था वह था विजातीय स्वर।
सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। सजातीय अर्थात समान प्रकार के स्वर और विजातीय अर्थात विपरीत प्रकार के स्वर। इन स्वरों की हमने चर्चा की थी और वहां पर भी हमने यह चर्चा की थी कि इस प्रकार को हम संधि में हमें यह देखने को मिलता है, इसका जो प्रयोग होता है वह संधि के अंतर्गत हम करते हैं। तो चलिए देखते हैं, सजातीय स्वर की हम बात कर रहे हैं तो सजातीय स्वर किस प्रकार से योग होता है। सजातीय अर्थात समान प्रकार के स्वरों के अगर हम योग की बात करते हैं, दीर्घ स्वर संधि पहली जो हमारी स्वर संधि है, सजातीय की बात कर रहे हैं अर्थात हम आ का योग आ से करेंगे और आ का योग ह्रस्व आ से करेंगे, यानी कि ह्रस्व और दीर्घ आ का आपस में योग करेंगे, ह्रस्व और दीर्घ ई का आपस में योग करेंगे, ह्रस्व और दीर्घ उ का आपस में योग करेंगे और री का री से योग करेंगे। तो आपको पता है जो दीर्घ री बनती है वह जाती है संस्कृत में। हिंदी में हम दीर्घ री को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई उदाहरण आपको देखने को मिल जाता है तो री का री से योग करते हैं तो वहां पर क्या बनता है, दीर्घ री बनती है। अब हम यहाँ बात करें, जब हम सजातीय योग की बात करेंगे, अ का अ से योग, ई का ई से योग और उ का उ से योग, यानी कि ह्रस्व हो या दीर्घ हो, दोनों ही प्रकार से जब योग करेंगे तो उनके स्थान पर विकार के रूप में वही दीर्घ स्वर प्राप्त होगा और इस प्रकार के ही योग को, इस प्रकार के विकार को ही हम दीर्घ स्वर संधि के नाम से जानते हैं। तो अगर हम इस नियम को लिखने की बात करें तो हम कह सकते हैं ह्रस्व या दीर्घ अ का योग, ह्रस्व या दीर्घ अ से करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, दीर्घ आ प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार ह्रस्व या दीर्घ ई का योग, ह्रस्व या दीर्घ ई से करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, दीर्घ ई प्राप्त होगा। और उ की भी बात करें तो ह्रस्व या दीर्घ उ का योग हम ह्रस्व या दीर्घ उ से करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, दीर्घ उ प्राप्त होगा। अर्थात प्रत्येक स्थिति में चाहे दीर्घ आ पहले हो चाहे ह्रस्व आ पहले हो, जो भी आपके शब्द का योग होता है इस प्रकार से वहां पर चाहे दीर्घ आ पहले हो, ह्रस्व आ बाद में हो या फिर ह्रस्व आ पहले हो, दीर्घ आ बाद में हो, कोई भी स्थिति हो, लेकिन जो आपका विकृत रूप होगा, जो विकार होगा वह दीर्घ आ के रूप में, दीर्घ ई के रूप में और दीर्घ उ के रूप में होगा, उ के रूप में ही होगा। इसी प्रकार की संधि को हम सजातीय स्वर संधि के नाम से भी जानते हैं, सजातीय स्वर संधि के अंतर्गत रखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समान प्रकार के स्वरों का योग हो रहा है और जो परिवर्तन हो रहा है, जो विकार हो रहा है वह दीर्घ स्वर के रूप में हो रहा है। तो अगर हम, ये तो हो गए नियम की बात, और वैसे हम बात कर रहे थे री की, तो री का री से योग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, दीर्घ री प्राप्त होगा। लेकिन दीर्घ री क्या होता है, संस्कृत में होता है, हिंदी में हम दीर्घ री के कोई भी शब्द हम हिंदी के अंतर्गत नहीं पढ़ते हैं। तो ये जो पहली हमारी संधि हो गई इसका नाम है दीर्घ स्वर संधि। इस संधि का नाम है दीर्घ स्वर संधि। संधि के प्रकार में जो हमारा पहला प्रकार है वह है दीर्घ स्वर संधि और यह उसका नियम। आप इसे नोट करते हुए चलिएगा, पेन पेपर लेके बैठिए आप। हिंदी का जो भी आपका सेशन चल रहा है या जो भी आपकी क्लासेस रहती हैं सभी में मेरे हिसाब से, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप इन सब चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दीर्घ स्वर संधि की। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ह्रस्व या दीर्घ अ ई और उ के बाद कोई भी सजातीय स्वर, यानी अ के सामने अ, ई के सामने ई और उ के सामने उ आता है तो वहां पर विकार के रूप में दीर्घ स्वर की प्राप्ति होती है। अर्थात अ का स्थान पर दीर्घ आ, ई के स्थान पर दीर्घ ई और उ के स्थान पर दीर्घ उ हो जाता है। री और री के योग से दीर्घ री हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की संधि को हम दीर्घ स्वर संधि के नाम से जानते हैं। अगर ये तो हो गया संधि नियम की। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं, चलिए देख लेते हैं उसको। ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो विकार के रूप में, विकार के रूप में दीर्घ स्वर आ, ई और उ
प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। इस प्रकार की संधि को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि के नाम से जानते हैं। नियम को आप देख चुके हैं, इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं अ की। ऐसे में मान लीजिए आपका कोई शब्द है राम, धन, अवतार। इनका जब हम योग करेंगे तो आप देख रहे हैं म के साथ आपको कौन सा स्वर देखने को मिल रहा है? स्वर आपको मिल रहा है अ, और यहाँ पर भी आपको स्वर देखने को मिल रहा है अ। दोनों ही अ का जब हम योग करेंगे तो क्या बन जाएगा? दीर्घ आ बन जाएगा, और आपका जो शब्द बनेगा वह बनेगा रामावतार। इसी प्रकार से आप अगर किसी और शब्द की भी बात करें, मान लीजिए आपका कोई शब्द है देव, धन, आलय। अब यहाँ पर क्या है? व के साथ आपको देखने को मिल रहा है स्वर अ, और आलय में आपको देखने को मिल रहा है दीर्घ स्वर दीर्घ आ, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? दीर्घ आ हो जाएगा, यानी कि जो आपका शब्द बनकर तैयार होगा वह हो जाएगा देवालय। तो यहाँ पर अ हो, अ के सामने अ या अ के सामने दीर्घ आए। ठीक उसी प्रकार से इसका विपरीत भी अगर हम करेंगे, दीर्घ आ के बाद ह्रस्व आए तो वहां पर भी क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि के नियम से स्वर सदैव दीर्घ हो जाएगा। सजातीय स्वर संधि के नियम से स्वर जो होगा सदैव ही दीर्घ प्राप्त होगा। ये तो हो गए आ के। ठीक इसी प्रकार हम ई और उ में भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई शब्द है कवि, धन, इंद्र, और मिलकर क्या बनेगा? कविंद्र। जो स्वर होगा वह क्या होगा? दीर्घ हो जाएगा। या फिर आप बात करते हैं, आपका कोई शब्द आता है जो कि है भानु, धन, उदय, और आपका शब्द बनके तैयार होता है भानुदय। उ का उ से योग हुआ और क्या बना? दीर्घ उ बन गया। तो इस प्रकार की जो संधि होती है वह दीर्घ स्वर संधि के नाम से जानी जाती है, जिसमें सजातीय स्वर का योग होता है और जो आपका परिणाम होता है वह दीर्घ स्वर के रूप में प्राप्त होता है। तो यह थी स्वर संधि के अंतर्गत पहली संधि जो थी दीर्घ संधि। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी दूसरी संधि थी वह है गुण संधि। दूसरी जो हमारी संधि है वह है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि दूसरे प्रकार की संधि है गुण स्वर संधि। अब इसमें क्या होता है? वहां तो हम योग को देख चुके हैं, अ का अ से, ई का ई से और उ का उ से योग हुआ। अब हम क्योंकि सजातीय योग करा चुके हैं, सभी स्वरों का सजातीय योग करा चुके हैं इन सब का, तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे? आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे? अ को और अ की बात करेंगे, इन दोनों की बात करेंगे, और अब इनका योग क्रमशः हम आगे आने वाले स्वरों से कराएंगे। तो पहले हम अ का योग ई से कराएंगे, उसके बाद अ का योग हम उ से कराएंगे, और फिर इसी अ का योग हम कराएंगे री से। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा? अ और अ, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, इनका योग यदि हम कराएं ई से, फिर ये आपके अ और अ, इनका योग हम करा रहे हैं उ या उ से, फिर है आपके अ और अ, इनका योग हम कराते हैं री से। तो जब हम इन अ का योग ई से कराते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है ए। आपको याद होगा, आपने संयुक्त स्वर भी पढ़ा था, वहां पर आपने पढ़ा था अ और ई के योग से बनता है ए। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, अ हो या दीर्घ आ हो या ह्रस्व आ हो, और दीर्घ ही ई हो या फिर ह्रस्व ई हो, इन दोनों का जब हम योग कराएंगे तो अ और ई के योग से ए प्राप्त होगा, अ और उ के योग से ओ प्राप्त होगा, और आ और री के योग से अर प्राप्त होगा। यानी कि अगर हम गुण संधि की बात करें तो यह है गुण संधि का नियम। और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, इसके विषय में इस नियम को हम लिखना चाहे तो हम कह सकते हैं कि जब ह्रस्व या दीर्घ अ का योग ह्रस्व या दीर्घ ई उ या फिर री से कराते हैं तो उनके स्थान पर विकार के रूप में क्रमशः ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ और री के स्थान पर अर प्राप्त होता है। यह हो गया इसका नियम। देख लेते हैं इस नियम को एक बार हम लिख के। ह्रस्व या दीर्घ अ का योग ह्रस्व या
दीर्घ ई उ या री से हो तो इनके स्थान पर विकार के रूप में क्रमशः ए ओ और अर प्राप्त होता है। नियम हम पहले ही लिख चुके हैं। अ के बाद ई या फिर ई कोई भी आता है तो उनके स्थान पर उनके योग से ए हो जाता है। अ के बाद उ या उ आए तो उनके स्थान पर ओ हो जाता है, और अ के बाद अगर री आता है तो उनके स्थान पर अर हो जाता है। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। गुण स्वर संधि के उदाहरण की हम बात करें तो पहला उदाहरण है, जैसे आप योग करते हैं नर प्लस इंद्र का। आप देख रहे हैं नर में यहाँ पर है अ और इधर आप योग कर रहे हैं, जो आपका स्वर है वह है ई, और आ और ई के योग से आपको पता है क्या बनेगा, ए, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ और ई के योग से बनेगा ए, और यह मात्रा जाएगी रा के ऊपर। तो इस प्रकार का जो शब्द होगा वह बन जाएगा नरेंद्र। या फिर आप एक अन्य शब्द देख सकते हैं, जैसे शब्द है देव प्लस ईश। यहाँ पर है अ और यहाँ है दीर्घ ई। इनका भी जब हम योग करेंगे तो इनके योग से क्या बनेगा, ए बनेगा, यानी कि जो आपका शब्द बनेगा वह बनेगा देवेश। तो इस प्रकार से होता है आपका गुण स्वर संधि। इसके बाद ही आपके उ और री के भी उदाहरण है। जैसे हम बात करते हैं ओ के उदाहरण की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं आपका एक शब्द है वन धन उत्सव। तो यहाँ पर है वन में है आपका स्वर आ और उत्सव में है ओ, और इनके योग से क्या बनेगा, ओ, यानी कि जो आपका शब्द बनेगा वह हो जाएगा वनोत्सव। या फिर आप बात कर सकते हैं री की अगर हम बात करें तो आपका एक शब्द है महाधन ऋषि। आप देख रहे हैं यहाँ पर है दीर्घ आ और यहाँ पर है री। जब भी आ के बाद री आएगा तो वहां आपने क्या देखा, अर बन जाएगा। इनके योग होगा तो बन जाएगा अर। तो यह किस प्रकार से लिखा जाएगा, महर्षि। ये जो आपका अर होता है, इसको लिखने का जो तरीका होता है इस प्रकार से उड़ने वाली रा लगाई जाती है, तो यह बन जाएगा शब्द महर्षि। तो इस प्रकार की जो संधि होती है जिसमें अ के बाद ई, अ के बाद ई से ए, अ के बाद उ से ओ और अ के बाद री से अर बन जाता है। इस संधि को हम गुण संधि के नाम से जानते हैं, गुण स्वर संधि के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद इसके पहचानने के नियम हम आगे एक साथ सारी संधियों को एक साथ पढ़ लेंगे, उसमें देख लेंगे। अब जो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी संधि है वह है वृद्धि संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वृद्धि संधि को। तीसरा जो प्रकार है वह है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि की हम बात करें तो हम फिर से एक बार इस नियम को देख लेते हैं। अब देखिए, सजातीय योग हम करा चुके हैं, अ का योग, ई का, उ का योग करा चुके हैं। फिर इसके बाद अ की हम बात कर रहे थे तो इन दोनों का योग हमने ई से करा दिया, उ से करा दिया और री से भी करा दिया। अब क्या बचता है, अब बचता है हमारा ए, ऐ और ओ और औ। तो यहाँ पर ये जो आपका अ है, इनका योग जब हम कराते हैं ए, ऐ से, और इन्हीं अ का योग जब हम कराते हैं ओ से, तो क्या होता है, यह जो नियम है वह जाता है वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत। कैसे, सबसे पहले आपको पता है ह्रस्व या दीर्घ होगा अ और इनका योग हम कराएंगे ह्रस्व या दीर्घ ए से, यानी कि ए या फिर ऐसे। दूसरी जो स्थिति होगी उसमें क्या होगा, अ का हम योग कराएंगे ओ अथवा औ से,
अब यहाँ जो स्थितियां आपको देखने को मिल रही हैं, अ का योग हम करा रहे हैं ए ऐ से और अ का योग हम करा रहे हैं ओ औ से। तो ऐसी स्थिति में आपको नाम क्या देखने को मिल रहा है? जैसे अभी तक आपने देखा दीर्घ जो संधि हो रही थी वहां पर क्या हो रहा था, दीर्घ मात्रा का प्रयोग कर रहे थे, कोई भी सजातीय स्वर का हम योग करा रहे थे और जो परिणाम था उसमें हमारी जो मात्रा हमें प्राप्त हो रही थी वह थी दीर्घ मात्रा। फिर हमने गुण संधि को देखा, उसमें हमने गुणों की बात की, आद गुड़ा से यह बनती है, संस्कृत के अंतर्गत आएगा, माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत, उसमें तो इसे समझाया जा सकता है। फिलहाल आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि इस तरीके से चार्ट के थ्रू आप इसे याद कर सकते हैं कि इनका योग हमने ई से उ से और री से कराया और संयुक्त स्वर के आधार पर ई से योग हुआ, आ का ई से तो ए बना, आ का उ से योग हुआ तो ओ बना और री से योग हुआ तो अर बना। अब हम इन अ का योग करा रहे हैं ए ऐ और ओ औ से। इनके योग में हम संधि का नाम क्या पढ़ रहे हैं? वृद्धि स्वर संधि। तो इससे आप याद रख सकते हैं वृद्धि का क्या अर्थ होता है। यहाँ आप देख रहे हैं अ का योग हो रहा है, ए ऐ का योग हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रही है, एक मात्रा है। ए की भी एक मात्रा ऐसे लगती है और ए की मात्रा दो लगती है। ठीक उसी प्रकार से जो ओ होता है उसकी मात्रा एक ऐसे लगती है और अ की मात्रा ऐसे लगती है, दो मात्राएं लगती हैं। यानी कि यहाँ पर अगर हम वृद्धि की बात कर रहे हैं अर्थात यहाँ पर भी स्वर के रूप में, स्वर की मात्रा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसे हम वृद्धि से ऐसे याद रख सकते हैं कि यदि हम अ का योग ए ऐसे कराएंगे तो हमें परिणाम में क्या प्राप्त होगा, अय प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार अ का योग जब हम ओ और अ से कराएंगे तो हमें परिणाम में क्या प्राप्त होगा, अ प्राप्त होगा। अर्थात जो भी हमारे योग होगा उनमें क्या होगा, मात्रा के अंतर्गत वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि आपको पता अब इनके अतिरिक्त और स्वर तो आने वाले नहीं हैं, इन्हीं स्वरों में हमें योग करना है। तो अब इन सब का योग होने के बाद बचे हैं ए ऐ और ओ औ। वृद्धि की बात हो रही है अर्थात इन्हीं की मात्राओं में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये थे आपके वृद्धि संधि के नियम, वृद्धि संधि के। अगर अब इन्हें हम परिभाषित करना चाहे, परिभाषा के रूप में एक नियमबद्ध तरीके से लिखना चाहे तो हम कह सकते हैं कि जब ह्रस्व या दीर्घ अ का योग ह्रस्व या दीर्घ ए ऐ ओ औ से कराया जाता है तो उनके स्थान पर क्रमशः ए ऐ के स्थान पर ऐ और ओ औ के स्थान पर अ हो जाता है। यानी कि जो भी आपकी मात्रा होती है उसकी वृद्धि हो जाती है, मात्रा के रूप में, मात्रा की संख्या में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। और इस प्रकार की संधि को हम वृद्धि स्वर संधि के नाम से जानते हैं। तो देख लेते हैं इसके नियम को। देखते हैं, जब ह्रस्व या दीर्घ अ के साथ, देखिए मैं यहाँ पर ह्रस्व या दीर्घ लिख रही हूँ अर्थात यह जो आ है इसके दोनों रूप आ और आ की बात हो रही है, या फिर इसे हम ऐसे ही लिख देते हैं, जब अ या फिर अ के साथ ए ऐ या ओ औ का योग होता है तो विकार में क्रमशः अर्थात जब अ के साथ ए ऐ का योग होता है तो ऐ, और जब अ के साथ ओ औ का योग होता है तो क्रमशः ऐ और औ प्राप्त होता है। नियम आप इससे पहले मैंने लिखा ही था, नियम आप देख चुके होंगे, उसको आपने नोट भी कर लिया होगा कि जब अ के साथ ए ऐ आया तो जो आपका विकार हुआ, जो आपका रिजल्ट प्राप्त हुआ वो दीर्घ ऐ यानी कि ऐ की मात्रा प्राप्त हुई, और जब अ के साथ ओ औ आया तो वहां पर भी आपका रिजल्ट के रूप में अ प्राप्त हुआ, यानी कि मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यह है इसका नियम। अब हम बात करते हैं उदाहरण की, हम बात करते हैं तो आपका एक उदाहरण है, जैसे आपका शब्द है एक धन एक। अब देख रहे हैं यहाँ पर क में जो आपका स्वर निकल के आ रहा है वह है अ, और एक में आपका स्वर निकल के आ रहा है ए। अ और ए का योग होगा तो आपको पता है क्या बनेगा, आई बनेगा। तो इस प्रकार का जो शब्द बनेगा तो क्या बन जाएगा, जब यहाँ पर अ और ए के योग से होना है ऐ तो क के ऊपर ऐ की मात्रा लग जाएगी, एक एक। या फिर आप एक अन्य शब्द भी देख सकते हैं, जैसे आपका होता है मत धन ऐक्य। मत ऐक्य में क्या होता है, अ है और ए है और इनके योग से क्या बनेगा,
तो ये हैं 11 प्रकार के स्वर, 11 स्वरों की हम बात कर रहे थे और इन्हीं स्वर का जब इन्हीं स्वरों से हम योग करते हैं तो इस प्रकार की संधि स्वर संधि में आती है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि इनका योग कैसे हो सकता है 121 प्रकार से, और उन्हें हमने विभक्त किया है 5 प्रकारों में। तो सबसे पहला जो हमने प्रकार पढ़ा है वह पढ़ा है दीर्घ स्वर संधि। किस प्रकार होती है दीर्घ स्वर संधि, आइए स्वर में समझते हैं हम। दीर्घ स्वर संधि में आपको याद होगा जब हमने स्वर के वर्गीकरण की बात की थी तो वहां पर हमने बताई थी एक बात, जाति के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण को हमने पढ़ा था और उसमें पढ़ा था 2 प्रकार से। पहले जो आपके स्वर थे वे थे सजातीय स्वर, और दूसरे प्रकार जो हमने पढ़ा था वह था विजातीय स्वर। सजातीय स्वर और विजातीय स्वर, सजातीय अर्थात समान प्रकार के स्वर और विजातीय अर्थात विपरीत प्रकार के स्वर, इन स्वरों की हमने चर्चा की थी और वहां पर भी हमने यह चर्चा की थी कि इस प्रकार को हम संधि में हमें यह देखने को मिलता है, इसका जो प्रयोग होता है वह संधि के अंतर्गत हम करते हैं। तो चलिए देखते हैं सजातीय स्वर की हम बात कर रहे हैं तो सजातीय स्वर किस प्रकार से योग होता है। सजातीय अर्थात समान प्रकार के स्वरों के अगर हम योग की बात करते हैं, दीर्घ स्वर संधि पहली जो हमारी स्वर संधि है, सजातीय की बात कर रहे हैं अर्थात हम आ का योग आ से करेंगे और आ का योग ह्रस्व आ से करेंगे, यानी कि ह्रस्व और दीर्घ आ का आपस में योग करेंगे, ह्रस्व और दीर्घ ई का आपस में योग करेंगे, ह्रस्व और दीर्घ उ का आपस में योग करेंगे और री का री से योग करेंगे। तो आपको पता है जो दीर्घ री बनती है वह जाती है संस्कृत में। हिंदी में हम दीर्घ री को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई उदाहरण आपको देखने को मिल जाता है तो री का री से योग करते हैं तो वहां पर क्या बनता है दीर्घ री बनती है। अब हम यहाँ बात करें जब हम सजातीय योग की बात करेंगे, अ का अ से योग, ई का ई से योग और उ का उ से योग, यानी कि ह्रस्व हो या दीर्घ हो, दोनों ही प्रकार से जब योग करेंगे तो उनके स्थान पर विकार के रूप में वही दीर्घ स्वर प्राप्त होगा और इस प्रकार के ही योग को, इस प्रकार के विकार को ही हम दीर्घ स्वर संधि के नाम से जानते हैं। तो अगर हम इस नियम को लिखने की बात करें तो हम कह सकते हैं ह्रस्व या दीर्घ अ का योग, ह्रस्व या दीर्घ अ से करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा दीर्घ आ प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार ह्रस्व या दीर्घ ई का योग, ह्रस्व या दीर्घ ई से करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा दीर्घ ई प्राप्त होगा। और उ की भी बात करें तो ह्रस्व या दीर्घ उ का योग हम ह्रस्व या दीर्घ उ से करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा दीर्घ उ प्राप्त होगा। अर्थात प्रत्येक स्थिति में चाहे दीर्घ आ पहले हो चाहे ह्रस्व आ पहले हो, जो भी आपके शब्द का योग होता है इस प्रकार से वहां पर चाहे दीर्घ आ पहले हो, ह्रस्व आ बाद में हो या फिर ह्रस्व आ पहले हो, दीर्घ आ बाद में हो, कोई भी स्थिति हो, लेकिन जो आपका विकृत रूप होगा, जो विकार होगा वह दीर्घ आ के रूप में, दीर्घ ई के रूप में और दीर्घ उ के रूप में होगा, उ के रूप में ही होगा। इसी प्रकार की संधि को हम सजातीय स्वर संधि के नाम से भी जानते हैं। सजातीय स्वर संधि के अंतर्गत रखते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर समान प्रकार के स्वरों का योग हो रहा है और जो परिवर्तन हो रहा है, जो विकार हो रहा है वह दीर्घ स्वर के रूप में हो रहा है। तो अगर हम, ये तो हो गए नियम की बात, और वैसे हम बात कर रहे थे री की, तो री का री से योग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा दीर्घ री प्राप्त होगा। लेकिन दीर्घ री क्या होता है संस्कृत में होता है, हिंदी में हम दीर्घ री के कोई भी शब्द हम हिंदी के अंतर्गत नहीं पढ़ते हैं। तो ये जो पहली हमारी संधि हो गई इसका नाम है दीर्घ स्वर संधि। इस संधि का नाम है दीर्घ स्वर संधि। संधि के प्रकार में जो हमारा पहला प्रकार है वह है दीर्घ स्वर संधि और यह है उसका नियम। आप इसे नोट करते हुए चलिएगा, पेन पेपर लेके बैठिए। आप हिंदी का जो भी आपका सेशन चल रहा है या जो भी आपकी क्लासेस रहती हैं सभी में मेरे हिसाब से, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप इन सब चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दीर्घ स्वर संधि की। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ह्रस्व या दीर्घ आ ई और उ के बाद कोई भी सजातीय स्वर, यानी अ के सामने अ, ई के सामने ई और उ के सामने उ आता है तो वहां पर विकार के रूप में दीर्घ स्वर की प्राप्ति होती है। अर्थात अ का स्थान पर दीर्घ आ, ई के स्थान पर दीर्घ ई और उ के स्थान पर दीर्घ उ हो जाता है। री और री के योग से दीर्घ री हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की संधि को हम दीर्घ स्वर संधि के नाम से जानते हैं। अगर ये तो हो गया संधि नियम की। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं, चलिए देख लेते हैं उसको। ह्रस्व या दीर्घ
अ, ई, उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ आए तो विकार के रूप में दीर्घ स्वर आ, ई और उ प्राप्त होता है। इस प्रकार की संधि को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि के नाम से जानते हैं। नियम को आप देख चुके हैं, इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं अ की। ऐसे में मान लीजिए आपका कोई शब्द है राम, धन, अवतार। इनका जब हम योग करेंगे तो आप देख रहे हैं म के साथ आपको कौन सा स्वर देखने को मिल रहा है? स्वर आपको मिल रहा है अ, और यहाँ पर भी आपको स्वर देखने को मिल रहा है अ। दोनों ही अ का जब हम योग करेंगे तो क्या बन जाएगा? दीर्घ आ बन जाएगा, और आपका जो शब्द बनेगा वह बनेगा रामावतार। इसी प्रकार से आप अगर किसी और शब्द की भी बात करें, मान लीजिए आपका कोई शब्द है देव, धन, आलय। अब यहाँ पर क्या है? व के साथ आपको देखने को मिल रहा है स्वर अ, और आलय में आपको देखने को मिल रहा है दीर्घ स्वर दीर्घ आ, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? दीर्घ आ हो जाएगा, यानी कि जो आपका शब्द बनकर तैयार होगा वह हो जाएगा देवालय। तो यहाँ पर अ हो, अ के सामने अ या आ के सामने दीर्घ आए। ठीक उसी प्रकार से इसका विपरीत भी अगर हम करेंगे, दीर्घ आ के बाद ह्रस्व आए, तो वहां पर भी क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि के नियम से स्वर सदैव दीर्घ हो जाएगा। सजातीय स्वर संधि के नियम से स्वर जो होगा सदैव ही दीर्घ प्राप्त होगा। ये तो हो गए आ के। ठीक इसी प्रकार हम ई और उ में भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई शब्द है कवि, धन, इंद्र, और मिलकर क्या बनेगा? कविंद्र। जो स्वर होगा वह क्या होगा? दीर्घ हो जाएगा। या फिर आप बात करते हैं, आपका कोई शब्द आता है जो कि है भानु, धन, उदय, और आपका शब्द बनके तैयार होता है भानुदय। उ का उ से योग हुआ और क्या बना? दीर्घ उ बन गया। तो इस प्रकार की जो संधि होती है वह दीर्घ स्वर संधि के नाम से जानी जाती है, जिसमें सजातीय स्वर का योग होता है और जो आपका परिणाम होता है वह दीर्घ स्वर के रूप में प्राप्त होता है। तो यह थी स्वर संधि के अंतर्गत पहली संधि जो थी दीर्घ संधि। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी दूसरी संधि थी वह है गुण संधि। दूसरी जो हमारी संधि है वह है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि दूसरे प्रकार की संधि है गुण स्वर संधि। अब इसमें क्या होता है? वहां तो हम योग को देख चुके हैं, अ का अ से, ई का ई से और उ का उ से योग हुआ। अब हम क्योंकि सजातीय योग करा चुके हैं, सभी स्वरों का सजातीय योग करा चुके हैं इन सब का, तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे? आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे? अ को और अ की बात करेंगे, इन दोनों की बात करेंगे, और अब इनका योग क्रमशः हम आगे आने वाले स्वरों से कराएंगे। तो पहले हम अ का योग ई से कराएंगे, उसके बाद अ का योग हम उ से कराएंगे, और फिर इसी अ का योग हम कराएंगे री से। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा? अ और अ, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, इनका योग यदि हम कराएं ई से, फिर ये आपके अ और अ, इनका योग हम करा रहे हैं उ या उ से, फिर है आपके अ और अ, इनका योग हम कराते हैं री से। तो जब हम इन अ का योग ई से कराते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है ए। आपको याद होगा आपने संयुक्त स्वर भी पढ़ा था, वहां पर आपने पढ़ा था अ और ई के योग से बनता है ए। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, अ हो या दीर्घ आ हो या ह्रस्व आ हो, और दीर्घ ही ई हो या फिर ह्रस्व ई हो, इन दोनों का जब हम योग कराएंगे तो अ और ई के योग से ए प्राप्त होगा, अ और उ के योग से ओ प्राप्त होगा, और आ और री के योग से अर प्राप्त होगा। यानी कि अगर हम गुण संधि की बात करें तो यह है गुण संधि का नियम। और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, इसके विषय में इस नियम को हम लिखना चाहे तो हम कह सकते हैं कि जब ह्रस्व या दीर्घ अ का योग
ह्रस्व या दीर्घ ई ई उ या फिर री से कराते हैं तो उनके स्थान पर विकार के रूप में क्रमशः ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ और री के स्थान पर अर प्राप्त होता है। यह हो गया इसका नियम। देख लेते हैं इस नियम को एक बार हम लिख के। ह्रस्व या दीर्घ अ का योग ह्रस्व या दीर्घ ई उ या री से हो तो इनके स्थान पर विकार के रूप में क्रमशः ए, ओ और अर प्राप्त होता है। अर प्राप्त होता है। नियम हम पहले ही लिख चुके हैं। अ के बाद ई या फिर ई कोई भी आता है तो उनके स्थान पर उनके योग से ए हो जाता है। अ के बाद उ या उ आए तो उनके स्थान पर ओ हो जाता है और अ के बाद अगर री आता है तो उनके स्थान पर अर हो जाता है। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। गुण स्वर संधि के उदाहरण की हम बात करें तो पहला उदाहरण है, जैसे आप योग करते हैं नर प्लस इंद्र का। आप देख रहे हैं नर में यहाँ पर है अ और इधर आप योग कर रहे हैं, जो आपका स्वर है वह है ई, और आ और ई के योग से आपको पता है क्या बनेगा, ए, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ और ई के योग से बनेगा ए और यह मात्रा जाएगी रा के ऊपर। तो इस प्रकार का जो शब्द होगा वह बन जाएगा नरेंद्र। या फिर आप एक अन्य शब्द देख सकते हैं, जैसे शब्द है देव प्लस ईश। यहाँ पर है अ और यहाँ है दीर्घ ई। इनका भी जब हम योग करेंगे तो इनके योग से क्या बनेगा, ए बनेगा, यानी कि जो आपका शब्द बनेगा वह बनेगा देवेश। तो इस प्रकार से होता है आपका गुण स्वर संधि। इसके बाद ही आपके उ और री के भी उदाहरण है। जैसे हम बात करते हैं ओ के उदाहरण की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं आपका एक शब्द है वन धन उत्सव। तो यहाँ पर है वन में है आपका स्वर आ और उत्सव में है ओ और इनके योग से क्या बनेगा, ओ, यानी कि जो आपका शब्द बनेगा वह हो जाएगा वनोत्सव। वनोत्सव। या फिर आप बात कर सकते हैं री की अगर हम बात करें तो आपका एक शब्द है महाधन ऋषि। आप देख रहे हैं यहाँ पर है दीर्घ आ और यहाँ पर है री। जब भी अ के बाद री आएगा तो वहां आपने क्या देखा, अर बन जाएगा। इनके योग होगा तो बन जाएगा अर। तो यह किस प्रकार से लिखा जाएगा, महर्षि। ये जो आपका अर होता है इसको लिखने का जो तरीका होता है इस प्रकार से उड़ने वाली रा लगाई जाती है तो यह बन जाएगा शब्द महर्षि। तो इस प्रकार की जो संधि होती है जिसमें अ के बाद ई, अ के बाद ई से ए, अ के बाद उ से ओ और अ के बाद री से अर बन जाता है। इस संधि को हम गुण संधि के नाम से जानते हैं, गुण स्वर संधि के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद इसके पहचानने के नियम हम आगे एक साथ सारी संधियों को एक साथ पढ़ लेंगे, उसमें देख लेंगे। अब जो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी संधि है वह है वृद्धि संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वृद्धि संधि को। तीसरा जो प्रकार है वह है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि की हम बात करें तो हम फिर से एक बार इस नियम को देख लेते हैं। अब देखिए सजातीय योग हम करा चुके हैं, अ का योग, ई का, उ का योग करा चुके हैं। फिर इसके बाद अ की हम बात कर रहे थे तो इन दोनों का योग हमने ई से करा दिया, उ से करा दिया और री से भी करा दिया। अब क्या बचता है, अब बचता है हमारा ए, ऐ और ओ और औ।
तो यहाँ पर ये जो आपका अ है, इनका योग जब हम कराते हैं ए से, और इन्हीं अ का योग जब हम कराते हैं ओ से, तो क्या होता है, यह जो नियम है वह जाता है वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत। कैसे? सबसे पहले आपको पता है ह्रस्व या दीर्घ होगा अ, और इनका योग हम कराएंगे ह्रस्व या दीर्घ ए से, यानी कि ए या फिर ऐसे। दूसरी जो स्थिति होगी उसमें क्या होगा, अ का हम योग कराएंगे ओ अथवा अ से। अब यहाँ जो स्थितियां आपको देखने को मिल रही हैं, अ का योग हम करा रहे हैं ए ऐसे, और अ का योग हम करा रहे हैं ओ से। तो ऐसी स्थिति में आपको नाम क्या देखने को मिल रहा है, जैसे अभी तक आपने देखा दीर्घ जो संधि हो रही थी वहां पर क्या हो रहा था, दीर्घ मात्रा का प्रयोग कर रहे थे, कोई भी सजातीय स्वर का हम योग करा रहे थे, और जो परिणाम था उसमें हमारी जो मात्रा हमें प्राप्त हो रही थी वह थी दीर्घ मात्रा। फिर हमने गुण संधि को देखा, उसमें हमने गुणों की बात की, आद गुड़ा से यह बनती है, संस्कृत के अंतर्गत आएगा, माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत, उसमें तो इसे समझाया जा सकता है। फिलहाल आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि इस तरीके से चार्ट के थ्रू आप इसे याद कर सकते हैं कि इनका योग हमने ई से, उ से और री से कराया, और संयुक्त स्वर के आधार पर ई से योग हुआ, आ का ई से तो ए बना, आ का उ से योग हुआ तो ओ बना, और री से योग हुआ तो अर बना। अब हम इन अ का योग करा रहे हैं ए और ओ से। इनके योग में हम संधि का नाम क्या पढ़ रहे हैं, वृद्धि स्वर संधि। तो इससे आप याद रख सकते हैं वृद्धि का क्या अर्थ होता है। यहाँ आप देख रहे हैं अ का योग हो रहा है, ए का योग हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रही है, एक मात्रा है। ए की भी एक मात्रा ऐसे लगती है और ए की मात्रा दो लगती है। ठीक उसी प्रकार से जो ओ होता है उसकी मात्रा एक ऐसे लगती है, और अ की मात्रा ऐसे लगती है, दो मात्राएं लगती हैं। यानी कि यहाँ पर अगर हम वृद्धि की बात कर रहे हैं, अर्थात यहाँ पर भी स्वर के रूप में, स्वर की मात्रा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसे हम वृद्धि से ऐसे याद रख सकते हैं कि यदि हम अ का योग ए ऐसे कराएंगे तो हमें परिणाम में क्या प्राप्त होगा, अय प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार अ का योग जब हम ओ और अ से कराएंगे तो हमें परिणाम में क्या प्राप्त होगा, अ प्राप्त होगा। अर्थात जो भी हमारे योग होगा उनमें क्या होगा, मात्रा के अंतर्गत वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि आपको पता अब इनके अतिरिक्त और स्वर तो आने वाले नहीं हैं, इन्हीं स्वरों में हमें योग करना है। तो अब इन सब का योग होने के बाद बचे हैं ए आई और ओ। वृद्धि की बात हो रही है, अर्थात इन्हीं की मात्राओं में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये थे आपके वृद्धि संधि के नियम, वृद्धि संधि के। अगर अब इन्हें परिभाषित करना चाहे, परिभाषा के रूप में एक नियमबद्ध तरीके से लिखना चाहे, तो हम कह सकते हैं कि जब ह्रस्व या दीर्घ अ का योग ह्रस्व या दीर्घ ए ऐ ओ से कराया जाता है तो उनके स्थान पर क्रमशः ए के स्थान पर आई और ओ के स्थान पर अ हो जाता है। यानी कि जो भी आपकी मात्रा होती है उसकी वृद्धि हो जाती है, मात्रा के रूप में, मात्रा की संख्या में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। और इस प्रकार की संधि को हम वृद्धि स्वर संधि के नाम से जानते हैं। तो देख लेते हैं इसके नियम को। देखते हैं, जब ह्रस्व या दीर्घ अ के साथ, देखिए मैं यहाँ पर ह्रस्व या दीर्घ लिख रही हूँ, अर्थात यह जो आ है इसके दोनों रूप आ और आ की बात हो रही है, या फिर इसे हम ऐसे ही लिख देते हैं, जब अ या फिर अ के साथ ए ऐ या ओ औ का योग होता है तो विकार में क्रमशः अर्थात जब अ के साथ ए का योग होता है तो अ, और जब अ के साथ ओ का योग होता है तो क्रमशः अ और औ प्राप्त होता है। नियम आप इससे पहले मैंने लिखा ही था, नियम आप देख चुके होंगे, उसको आपने नोट भी कर लिया होगा कि जब अ के साथ ए आया तो जो आपका विकार हुआ, जो आपका रिजल्ट प्राप्त हुआ वो दीर्घ ए, यानी कि ए की मात्रा प्राप्त हुई, और जब अ के साथ ओ आया तो वहां पर भी आपका रिजल्ट के रूप में अ प्राप्त हुआ, यानी कि मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यह है इसका नियम। अब हम बात करते हैं उदाहरण की, हम बात करते हैं तो आपका एक उदाहरण है, जैसे आपका शब्द है एक धन एक। अब देख रहे हैं यहाँ पर क में जो आपका स्वर निकल के आ रहा है वह है अ, और एक में आपका स्वर निकल के आ रहा है ए। अ और ए का योग होगा तो आपको पता है क्या बनेगा, आई बनेगा। तो इस प्रकार का जो शब्द बनेगा तो क्या बन जाएगा, जब यहाँ पर अ और ए के योग से होना है ऐ
तो क के ऊपर ए की मात्रा लग जाएगी, एक एक। या फिर आप एक अन्य शब्द भी देख सकते हैं, जैसे आपका होता है मत धन ऐक्य। मतैक्य में क्या होता है, अ है और ए है और इनके योग से क्या बनेगा, मतैक्य बनेगा। या फिर आप ओ की बात करें तो आप कह सकते हैं वन धन औषधि। यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, वन में है आ और औषधि में आपको देखने को मिल रहा है औ, और अ और औ के योग से आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, अ ही होगा, यानी कि आपका जो शब्द बनेगा वह हो जाएगा वनौषधि। आप देख रहे हैं इस प्रकार के जो भी शब्दों का योग हो रहा है, इनमें मात्रा क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, मात्रा की वृद्धि हो रही है। एक ए के स्थान पर ऐ और ओ के स्थान पर औ देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार का जो योग होता है वह आता है वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने स्वर संधि के पहले जो 3 प्रकार हैं, सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि जिसमें क्या होता है, मात्रा का दीर्घ रूप देखने को मिलता है। फिर गुण स्वर संधि जिसमें क्या होता है, ई अ और ई के योग से ए, अ और उ के योग से ओ, और अ और री के योग से अर देखने को मिला। और तीसरी प्रकार की जो संधि थी वह थी वृद्धि स्वर संधि, जिसमें आपने क्या देखा, अ के साथ ए के योग से ऐ और अ के साथ ओ के योग से औ देखने को मिला। अर्थात जो भी आपका स्वर था उसकी मात्रा में, उसके रूप में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो ये थी 3 संधियां। इसके बाद आगे की जो स्वर संधि के जो आगे के प्रकार हैं, यड़ संधि और अयादि संधि, इन्हें हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आई है। अगर क्लास पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए